Dear students, myself Akhilesh Sir Dubey, PGT Economics, Kendriya Vidyalaya, Sahdol. Students, we are here to discuss the Unit 4 of your syllabus, 12th syllabus, that is Government Budget and the Indian Economy. For the simplification purpose, the whole unit is divided into 3 segments. That is why the video may be divided into 3 parts as well. The first part we'll discuss here. What are those 3 segments in which the whole unit is divided? In the first segment we'll discuss the meaning of government budget and the objectives of government budget. In the second segment we will discuss the components of budget, which is also known as structure of budget, and in the last segment, which is the third segment of the unit 4, is the measures of deficit. So there are 3 kind of deficits in your syllabus. The one is fiscal deficit, revenue deficit and primary deficit. We will discuss in the third segment. We'll first discuss the meaning of government budget and the objectives of government budget. But students, before we go into the detail, we will first discuss that why there is a need to prepare a budget. हमें बजट बनाने की ज़रूरत क्या है, मीनिंग के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. फिलहाल हमें ये जानना है कि बजट बनाने की ज़रूरत क्या है. तो स्टूडेंट्स, आप ये जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है. मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट यू बेटर नोस. In the mixed economy, private sector as well as the government sector both operates simultaneously. दोनों सेक्टर एक साथ काम करते हैं. तो आपके मन में एक और क्वेश्चन उठना चाहिए कि why there is a need of government sector. सरकारी क्षेत्र या गवर्नमेंट सेक्टर की क्या जरूरत है. और जब आप ये प्रश्न पूछेंगे तो इसका उत्तर आपको जो मिलेगा, द आंसर विल लाइज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स. इसका जो आंसर है वो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में आपको मिलेगा. तो विल फर्स्ट डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट. व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स? सो वी कैन सिंपली क्लासिफाई द गुड्स इनटू 2 पार्ट्स. द वन इज प्राइवेट goods, another is public goods. इनके बीच में आप अंतर पहले समझ लीजिए. इस पर एक प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स, क्योंकि इनके बीच में क्लासिफिकेशन ही आपको बजट की तरफ लेकर के जाएगा. व्हाट इज प्राइवेट गुड्स एंड व्हाट इज पब्लिक गुड्स वी विल डिस्कस फर्स्ट. द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, इट डिपेंड्स ऑन द 2 प्रिंसिपल. इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 प्रिंसिपल पर डिपेंड है. पहला प्रिंसिपल क्या है, दैट कंजम्पशन, द प्रिंसिपल ऑफ रेवलरी. प्रिंसिपल ऑफ रेवलरी एंड सेकेंड इज द प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन. Principle of exclusion. What is the principle of rivalry and what is the principle of exclusion? Let's discuss first. What is the principle of rivalry? Rivalry का मतलब प्रतिद्वंदिता से है. तो प्राइवेट गुड्स के कंजम्पशन में राइवलरी पाई जाती है, या द नेचर ऑफ कंजम्पशन ऑफ प्राइवेट गुड्स आर राइवल इन नेचर. What is the meaning of rival in nature? Take a simple example that there is a goods X, amount of goods whatever it is produced, ऐसा हम मान लें, और मान लें इकोनॉमी में केवल 2 ही व्यक्ति हैं, A और B. तो ये गुड्स X जो है वो 2 व्यक्तियों के बीच में बटेगा. कैसे बटेगा? तो X बराबर XA प्लस XB, जो भी प्रोडक्शन X का हुआ है वो 2 लोग के बीच में बटेगा. ऐसे बटेगा कि जो हिस्सा A को मिलेगा वो B को नहीं मिलेगा, और जो B को मिलेगा वो A को नहीं मिलेगा, या A को जितना ज्यादा मिलेगा B को उतना ही कम मिलेगा,
या बी को जितना ज्यादा मिलेगा ए को उतना ही कम मिलेगा। इसका मतलब जो कंजम्पशन में क्या है, राइवलरी है, प्रतिद्वंदिता है कि आपको ज्यादा मिला तो हमको कम मिलेगा, हमको ज्यादा मिला तो आपको कम मिलेगा। अगर ऐसा कमोडिटी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट गुड्स। फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट ले लीजिए, क्लॉथ ले लीजिए। तो जो चॉकलेट आपने मार्केट से परचेस किया है वो आपका है, आपने कंज्यूम किया, वो कोई और कंज्यूम नहीं कर सकता है, या दूसरे के पास जितने ऑप्शंस हैं चॉकलेट के उतने के बराबर कम हो जाएंगे जितना आपने खरीद लिया, या उतने के बराबर अमाउंट मार्केट से कम हो जाएगा जितना आपने खरीद लिया। क्लॉथ के केस में भी वही बात है, आपने जो क्लॉथ खरीदा वो आपका हो गया, वो किसी और दूसरे का नहीं हो सकता, बिकॉज यू हैव परचेस्ड। So that is प्रिंसिपल ऑफ राइवलरी की कंजम्पशन में एक प्रतिद्वंदिता, राइवलरी का एलिमेंट पाया जाता है, तो उसे हम प्राइवेट गुड्स कहते हैं। ठीक है। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन। प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन क्या बताता है कि इफ यू पे द प्राइस देन यू कैन कंज्यूम। अगर आप प्राइस पे करते हैं तो ही आप कंज्यूम कर पाएंगे। अगर आप प्राइस पे नहीं कर पाते हैं, इफ यू आर नॉट एबल टू पे द प्राइस, देन यू विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ दैट कमोडिटी। आपको उस वस्तु के कंजम्पशन से हटा दिया जाएगा या निकाल दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। सो कंजम्पशन इज एक्सक्लूडेबल। जैसे चॉकलेट मार्केट में रखा है, क्लॉथ्स मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन हम न तो क्लॉथ्स की प्राइस पे कर पाने में सक्षम है, न तो चॉकलेट की प्राइस पे कर पाने में सक्षम है, तो ऐसे में वो चॉकलेट और क्लॉथ हमको नहीं मिलेगा, उसके कंजम्पशन से आपको वंचित रहना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन, कि आपको कंजम्पशन से निकाल दिया जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ राइवलरी एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन दोनों ही जिस कमोडिटीज के केस में लागू होता है उसे हम कहते हैं प्राइवेट गुड्स। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। चॉकलेट और क्लॉथ का एग्जांपल लेके आपको समझाया था। ऑन द अदर साइड द पब्लिक गुड्स नेचर इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट गुड्स। कैसे? पहला जो प्रिंसिपल ऑफ राइवलरी है वो यहां पर लागू नहीं होता। इसका मतलब कंजम्पशन में कोई भी राइवलरी का एलिमेंट नहीं पाया जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? कि अभी कहा मैंने कि मान लीजिए कोई कमोडिटी एक्स है, जैसा यहां पे लिया था, लेकिन यहां पे वो कमोडिटी क्या है? पब्लिक गुड्स है। और इकोनॉमी में अगेन दो ही लोग हैं, ए और बी। तो जो गुड्स है वो कुछ इस तरह से बटेगा कि जितना एक्स को मिल रहा है उतना ही किसको मिलेगा? बी को भी। इसका मतलब एक्स बराबर एक्स ए बराबर एक्स बी। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत क्लासिक एग्जाम्पल सड़क का ले लीजिए, रोड का ले लीजिए। रोड के केस में क्या है कि जितना हिस्सा रोड का ए को मिल रहा है यूज करने के लिए उतना ही हिस्सा बी को भी मिल रहा है। ठीक है, यहां पे कोई राइवलरी नहीं है। ठीक है, कंजम्पशन को लेकर के राइवलरी का एलिमेंट यहां पर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एक दूसरी चीज भी इससे निकल करके आती है, लेकिन रोड किसी की नहीं है। रोड एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, सबकी है। ठीक है, इसलिए आप जितना हिस्सा यूज कर रहे हैं उतना ही हिस्सा दूसरा भी यूज कर रहा है। इसका मतलब दोनों को सेम अमाउंट में कमोडिटी रिसीव हो रही है। यहाँ पर कोई भी राइवलरी नहीं। जैसे यहाँ पे कहा कि जो हिस्सा ए को मिलेगा वो बी को नहीं मिलेगा, जो बी को मिलेगा वो ए को नहीं मिलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, जितना ए को मिल रहा है उतना ही बी को मिल रहा है। सड़क का दिमाग में एग्जाम्पल आप रखिएगा तो ये चीज आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन, वो भी पब्लिक गुड्स के केस में लागू नहीं होता है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन का मतलब आप अगर पे नहीं करते हैं तो आपको कंजम्पशन से वंचित किया जा सकता है। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है, लेकिन पब्लिक गुड्स के केस में ऐसा संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए सड़क बन गई, तो सड़क बनने के बाद उसके इस्तेमाल से किसी को आप रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, और ऐसे में एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लागू नहीं होगा। ठीक है, और दूसरी चीज जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन पब्लिक गुड्स में लागू नहीं होता है, इससे एक और चीज निकल के आती है, वो है फ्री राइडिंग प्रॉब्लम। फ्री राइडिंग का मतलब कि जब आपको बिना पैसा दिए ही वो चीज आप इस्तेमाल कर ले रहे हैं, तो कोई क्यों उसके लिए फीस अपनी इच्छा से देना चाहेगा? उसके लिए कोई शुल्क अपनी इच्छा से क्यों देना चाहेगा?
तो ऐसे में लोग क्या कहते हैं, बिना शुल्क चुकाए, बिना फीस दिए वो उन सेवाओं का इस्तेमाल करते रहते हैं। दैट इज नोन एज द फ्री राइडिंग प्रॉब्लम। इससे रिलेटेड जो समस्या आ रही है वो क्या है, फ्री राइडिंग प्रॉब्लम की समस्या आ रही है। ठीक है, तो फ्री राइडिंग प्रॉब्लम की वजह से और आपका राइवलरी प्रिंसिपल यहां पे लागू नहीं होता है। इन दोनों की वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है वो पब्लिक गुड्स को प्रोड्यूस करने में फेल हो जाता है, या हाथ खड़े कर देता है, या सीधा सीधा कह देता है कि नहीं, ऐसी कमोडिटीज को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। जो नॉर्मल डिमांड और सप्लाई का जो रूल है वो यहाँ पे लागू नहीं होता है। और ऐसे में इन चीजों का प्रोडक्शन फिर कौन करेगा, एक बेसिक प्रॉब्लम सामने आ गई। प्राइवेट सेक्टर ने कहा मैं तो नहीं कर सकता भाई, क्यों, क्योंकि कोई फीस ही नहीं देना चाहता है, कोई प्राइस ही पे करना नहीं चाहता है, लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा प्राइवेट गुड्स के केस में क्या था कि हम ओनरशिप डिफाइन कर लेते, जैसे हमने चॉकलेट खरीदी तो मेरी हो गई, यहाँ पे तो रोड किसी का नहीं है। तो ऐसे में हम इसको बना करके दूसरे से हम रिकवरी कैसे करेंगे, तो ऐसे में प्राइवेट सेक्टर ने कहा कि दीज गुड्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय मी, और ऐसे में हम कहते हैं मार्केट इज फेल टू प्रोड्यूस दीज टाइप ऑफ गुड्स। तो समस्या ये आती है फिर, चूंकि इन गुड्स से रिलेटेड क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। सोशल इंटरेस्ट का मतलब ये है कि ये चाहे आप सड़क की बात कर लीजिए, चाहे आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लीजिए, चाहे आप नेशनल डिफेंस की बात कर लीजिए, ये सब किस में आते हैं, पब्लिक गुड्स में आते हैं। तो जब ये चीजें प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस या प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे तो फिर ये चीजें प्रोवाइड कौन कराएंगे, क्योंकि इसके साथ क्या है, सोशल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, सोशल वेलफेयर जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में कौन सामने आता है, गवर्नमेंट। और यहीं पे गवर्नमेंट की रोल, गवर्नमेंट का जो नीड है वो बढ़ जाता है। तो विद द सोशल इंटरेस्ट दीज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट सेक्टर विद द बजटरी प्रोविजन। ऐसी कमोडिटीज को प्रोड्यूस करने का जो इनिशिएटिव है वो कौन लेता है, गवर्नमेंट लेता है। और इन्हीं कमोडिटीज को प्रोड्यूस करने के लिए वो बजटरी प्रोविजन करता है। तो चाहे वो नेशनल डिफेंस हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से जितने भी लोगों को हायर किया गया हो, एम्प्लॉय किया गया हो, इस पर जो भी खर्चे आते हैं उसको हम सिंपली पब्लिक एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इनके ऊपर जो कॉस्ट आती है, इस पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऊपर जो कॉस्ट आती है वो कैसे रिकवर करती है गवर्नमेंट, तो टैक्स लगा करके। क्योंकि नॉर्मली अपने इच्छा से तो कोई पे करना चाहता नहीं है, फ्री राइडिंग प्रॉब्लम बताया मैंने आपको। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है, कंपलसरी पेमेंट, टैक्स लगा देती है, या नॉन टैक्स कलेक्शन के थ्रू इन सब चीजों को कॉस्ट को रिकवर करने की कोशिश करती है। चाहिए तो सबको, लेकिन कोई पे करना नहीं चाहता है, तो उसके बदले में सरकार उन लोगों के ऊपर टैक्स लगाती है या नॉन टैक्स कलेक्शन का यूज करती है। अगर टैक्स और नॉन टैक्स कलेक्शन दोनों ही पब्लिक गुड्स की कॉस्ट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट इंटरनल और एक्सटर्नल बारोइंग्स का इस्तेमाल करती है उन चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए। इसका मतलब चाहे देश के अंदर, चाहे आरबीआई से या जनता से बारो किया जाए, या तो देश के बाहर किसी दूसरी गवर्नमेंट से या वर्ल्ड बैंक से या किसी से बारो करके इन चीजों को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो इन चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए ये सारे जो अभी डिस्कस किया, चाहे वो बोरोइंग्स हो, चाहे वो टैक्स कलेक्शन हो, चाहे वो नॉन टैक्स कलेक्शन हो, ये जो प्रोविजन है वो किसके थ्रू आता है, बजट के थ्रू ही होता है। इसलिए बजट जो चैप्टर है वो आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया है आपको डिटेल में डिस्कस करने के लिए। सो होपफुली ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि बजट की जरूरत ही हमें क्यों पड़ती है। तो चूंकि मिक्स्ड इकोनॉमी है और देयर आर पब्लिक गुड्स व्हिच कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर फेल टू प्रोड्यूस दोज टाइप ऑफ गुड्स, देयरफॉर वी नीड गवर्नमेंट to produce these goods and government uses government budget और बजटरी प्रोविजन टू प्रोड्यूस दोज टाइप ऑफ गुड्स। इसलिए बजट की जरूरत होती है। अब हम लोग वापस से आते हैं कहां पे, मीनिंग ऑफ बजट पे हम लोग आते हैं। व्हाट इज द गवर्नमेंट बजट। हम लोग मीनिंग पे जाए उससे पहले आपको बता दें,
जो बजट है वो 1 फरवरी को अब पेश किया जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर इसको प्रेजेंट करते हैं, पार्लियामेंट के सामने रखते हैं अप्रूवल के लिए, पार्लियामेंट की अप्रूवल के लिए इनको सामने रखा जाता है। ठीक है, तो पहले ऐसा नहीं था, पहले नॉर्मली फरवरी की जो लास्ट तारीख थी उस दिन पेश होता था, बट नाउ इट हैज बीन चेंज। अब 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट के सामने, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा रखा जाता है गवर्नमेंट बजट को। उसमें होता क्या है, तो बेसिकली दो बातों को जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो एड्रेस करते हैं, पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। पहली चीज जो होती है दैट इज परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द पास्ट ईयर। पिछले साल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस गवर्नमेंट का क्या रहा है, पिछले साल जो बजट पेश हुआ था उसमें जो जो चीजें, जो जो प्रोविजंस किए गए थे उसको कितने हद तक हम हासिल कर पाए, वो रिपोर्ट बजट के थ्रू पार्लियामेंट के सामने रखी जाती है। और दूसरी चीज, आने वाले साल के लिए फाइनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट आप समझ रहे होंगे। फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट आपको नेशनल इनकम के चैप्टर में भी डिस्कस किया गया होगा। 1 अप्रैल 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो आपका ईयर है वो फाइनेंशियल ईयर के रूप में सपोज किया जाता है। और उस फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या क्या प्रोविजंस किए जाएंगे बजट के थ्रू कमिंग ईयर के लिए, वो सारी चीजें किसमें रखी जाती हैं, बजट में। ठीक है, गवर्नमेंट में सारी चीजें, इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर। दिस पॉलिसी इज बेसिकली नोन एज फिस्कल पॉलिसी और ऑल्सो नोन एज बजटरी पॉलिसी। इसमें बजट के 2 एस्पेक्ट्स सामने रखे जाते हैं फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। एक एस्पेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट। एक्सपेक्टेड रिसीट का मतलब हमें जो मिलने वाला है, और दूसरा जो होता है दैट इज एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब जो गवर्नमेंट बजट है उसके बेसिकली क्या होते हैं, 2 एस्पेक्ट होते हैं। गवर्नमेंट बजट के दो एस्पेक्ट हो गए, एक एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड। एस्टिमेटेड कह लीजिए, एस्टिमेटेड रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट, और ये है आपका एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। एस्टिमेटेड शब्द का यूज कर रहे हैं क्योंकि हम ये प्लानिंग कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमें कितना मिलने वाला है, मनी रिसीट कितना होने वाला है, तो कितना पैसा मिलेगा, चाहे वो किसी भी सोर्स से मिल रहा हो, और हमें कितना खर्चा करना है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, चाहे वो किसी भी सोर्सेस पे खर्च किया गया। इसको हम बाद में डिस्क्रिमिनेट करेंगे जब हम कंपोनेंट डिस्कस करेंगे कि एक्सपेंडिचर और रिसीट कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम लोग इसको डिस्क्रिमिनेट करेंगे। फिलहाल तो बजट के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एस्टिमेटेड रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट, एस्टिमेटेड मनी रिसीट कह लीजिए, और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इन दोनों को गवर्नमेंट बजट में रखा जाता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जरूरी नहीं है कि दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो बेसिकली आपका होता क्या है कि अगर ये ज्यादा है, इसका मतलब एस्टिमेटेड रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट इज ग्रेटर देन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब हमें जो मनी रिसीव हो रही है वो ज्यादा है, जबकि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कम है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सरप्लस बजट। सरप्लस बजट क्या डिफाइन करेंगे, इफ estimated receipt of the government is greater than estimated expenditure of the government then budget will be in surplus, surplus में होगा। दूसरा सीन ये बन सकता है क्या,
एस्टिमेटेड रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट इज लेस देन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब हमारे खर्चे ज्यादा है, मतलब गवर्नमेंट ने आने वाले साल के जो प्लानिंग की है खर्च करने की वो ज्यादा है, जबकि जो जितने भी सोर्सेज हैं जो मनी उसको रिसीव हो रहा है वो कम है। तो ऐसे में इसको हम क्या कहते हैं, डेफिसिट बजट। इसको हम डेफिसिट बजट कहते हैं, ठीक है। और एक और केस बन सकता है आइडियल केस, जिसको हम बोल सकते हैं। आइडियल केस का क्या है, एस्टिमेटेड रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब सरकार ने जितनी प्लानिंग की है खर्च करने की, उतना ही उसे क्या रिसीव हो रहा है, मनी रिसीव हो रहा है, चाहे जो भी सोर्सेस हो, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ऐसे में जो बजट का टाइप होगा वो क्या होगा, बैलेंस्ड बजट। इसको हम बैलेंस बजट कहेंगे। तो नॉर्मली जो बजट है वो 3 तरह का हो सकता है। कैसा, सरप्लस, डेफिसिट या बैलेंस। सरप्लस जब रिसिट ज्यादा हो एक्सपेंडिचर से, एस्टिमेटेड रिसिट इज ग्रेटर देन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। एस्टिमेटेड रिसिट इज लेस देन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। डेफिसिट अगर दोनों बराबर है तो बैलेंस। इंडिया के केस में आपको बता दें, और बेसिकली जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, डेवलपिंग इकोनॉमीज के केस में अगर आपको बताएं तो नॉर्मली जो बजट होता है वो कैसा होता है, डेफिसिट का। इसका मतलब सरकार के पास एक्सपेंसेस करने के जो ऑप्शंस हैं वो ज्यादा हैं, जबकि रिसिट हमेशा कम होती है। भारत के केस में भी अगर हम बात करें तो नॉर्मली हमेशा जो बजट रहा है वो डेफिसिट का बजट रहा है। इसका मतलब हमेशा जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है इंडिया के केस में ज्यादा रहा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली मीनिंग क्या हम कह सकते हैं, व्हाट इज गवर्नमेंट बजट? तो गवर्नमेंट बजट इज द स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड receipt of the government and estimated expenditure of the government for the coming year। आने वाले साल के लिए एस्टिमेटेड रिसिट कितना है गवर्नमेंट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कितना है, इसमें प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज सारी आती हैं, वो कितना है आने वाले जो साल है, आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए, वो कहलाता है आपका क्या, गवर्नमेंट बजट, ठीक है। और क्यों इसको करती है, तो एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट का, वो है आपका जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए सरकार ये बजट पेश करती है। बाकी तो हमने पहले ही बताया कि जो प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स है, प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स की वजह से बजट जनरली आपका इश्यू किया जाता है, क्योंकि पब्लिक गुड्स का प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर नहीं कर पाते हैं, वो फेल हो जाते हैं उन कमोडिटीज का प्रोड्यूस करने में, ठीक है। तो इसलिए बजटरी प्रोविजन की जरूरत पड़ती है। एक वर्ड हम बार बार यूज कर रहे हैं, वो क्या है, बजटरी प्रोविजन। बजटरी प्रोविजन को थोड़ा सा आप ध्यान से समझ लीजिए। बजटरी प्रोविजन का मतलब ये होता है जो भी फंड अलॉटमेंट हो रहा है वो बजट के थ्रू हो रहा है। प्रोडक्शन कौन कर रहा है ये मैटर नहीं करता, प्रोडक्शन गवर्नमेंट भी कर सकती है, प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता है, लेकिन जो फंड अलॉटमेंट है, जो फंड अलोकेशन है, वो बजट के थ्रू होता है, उसे हम कहते हैं बजटरी प्रोविजन। जैसे आपकी जानकारी के लिए आप बेहतर जानते भी होंगे, सड़क जो बनती है एनएच, नेशनल हाईवे जो बनता है आपका, उसे बनाने का काम प्राइवेट सेक्टर का ही है। एक बड़ा फेमस कंपनी है, इसको हम गैमन इंडिया करते हैं, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, गैमन इंडिया करके है। तो गैमन इंडिया क्या करती है, वो कॉन्ट्रैक्ट लेती है एनएच, नेशनल हाईवे बनाने का। तो ये बनाने वाली कंपनी कौन है, प्राइवेट है, बट उसको फंड कहां से एलोकेट होता है बनाने के लिए, बजट के थ्रू। तो बजटरी प्रोविजन का मतलब ये नहीं होता कि सरकार ही प्रोड्यूस कर रही है। बजटरी प्रोविजन का मतलब सिर्फ इतना है कि द फंड अलॉटमेंट इज कम फ्रॉम द गवर्नमेंट बजट, बजट के थ्रू फंड का अलॉटमेंट, फंड का एलोकेशन हो रहा है। प्रोड्यूस गवर्नमेंट भी कर सकती है और उसे प्रोड्यूस प्राइवेट सेक्टर से भी करवा सकती है। होप ये बात आपको क्लियर होगा क्या बजटरी प्रोविजन किसको कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि गवर्नमेंट बजट की मीनिंग क्या है और गवर्नमेंट बजट में क्या क्या चीजें आती हैं, एस्टिमेटेड रिसिट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, ठीक है।
From now we are going to move towards second part, that is objective of budget. Why there is a need of to discuss objective of the budget? So in today's scenario, not only the public goods, production of public goods is important, but there are many other things the government has to do also, and for that they prepare a budget. इसका मतलब ये है कि केवल पब्लिक गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए ही गवर्नमेंट बजट नहीं बनाती है. देयर आर मेनी अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट आल्सो. वन बाय वन वी विल डिस्कस, एंड इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस. कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में जो स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक एक करके कोई भी एक ऑब्जेक्टिव आपका पूछा जाता है. ठीक है, वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं पहले हम लोग उसको डिस्कस करते हैं. अंडर द टॉपिक वर्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट. बजट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? सो जस्ट बिगिन विद द ऑब्जेक्टिव. द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज व्हाट? जीडीपी ग्रोथ. हर एक बजट का ये क्या है? सेंट्रल ऑब्जेक्टिव कह लीजिए, सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है. ये बजट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं इसको, कि सरकार जब बजट पेश करती है तो उसके दिमाग में सबसे पहली जो बात होती है वो क्या होती है? जीडीपी ग्रोथ. तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कि जीडीपी को बढ़ाया जाए. कैसे वो करती है बजट के थ्रू? तो बजट के थ्रू वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट करके, जैसे पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि डायरेक्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाती है, गवर्नमेंट खुद प्रोड्यूस करती है पब्लिक इन्वेस्टमेंट करके, और वो डायरेक्टली जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है. या एक दूसरा भी तरीका होता है इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, दैट एक्सपेंसेस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स रिबेट्स, सब्सिडी टू द प्राइवेट सेक्टर. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं तो अपने आप जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है वो अट्रैक्ट होता है. ठीक है, लोग आकर के इन्वेस्ट करते हैं. और दूसरी चीज है टैक्स रिबेट्स हम देते हैं. टैक्स रिबेट देने की वजह से भी जो आपका है प्राइवेट सेक्टर अट्रैक्ट होता है, और सब्सिडी भी सरकार प्राइवेट सेक्टर को देती है, जिसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज करता है इकोनॉमी में. सो ये सारा प्रोविजन किसके थ्रू होता है? चाहे वो टैक्स रिबेट हो, चाहे वो आपका सब्सिडी हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम कितना खर्चा करने जा रहे हैं, रोड है, हॉस्पिटल्स है, इस पर हम कितना खर्चा करेंगे, ये सब प्रोविजन जो होता है वो बजट के थ्रू किया जाता है. एंड द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दैट इज द जीडीपी ग्रोथ. जीडीपी ग्रोथ इसके पीछे सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है. तो दो तरह से कर रहे हैं इसको, जीडीपी ग्रोथ को. कैसे? एक तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट करके, और दूसरा हम क्या कह रहे हैं? पब्लिक इन्वेस्टमेंट. दूसरा हम कह रहे हैं टैक्स रिबेट्स. टैक्स रिबेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, रिबेट्स एंड सब्सिडी. सब्सिडी और टैक्स रिबेट्स और पब्लिक इन्वेस्टमेंट का प्रोविजन करके बजट के थ्रू सरकार क्या करती है? जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने का प्रयास करती है. खुद भी प्रोडक्शन करती है. बहुत सारी कंपनीज हैं जो सरकारी कंपनीज है, जिसका हम सिंपल सा नाम लें, सेल का नाम सुना होगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल है, बेल है, एमटीएनएल है, बीएसएनएल है, कोल इंडिया है. दीज आर द पब्लिक कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज, जिसको हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं. ये डायरेक्टली जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं विद देयर प्रोडक्शन, अपने प्रोडक्शन में. ओके, तो पहला ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो गया होगा, दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट इज द जीडीपी ग्रोथ. दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है allocation of resources. Allocation of resources is the second objective. Allocation of resources की जरूरत क्यों है, या इसमें क्या चीज सरकार करना चाहती है? तो with allocation of resources government try to ensure the balance between what? Profit maximization and maximization of social welfare. Maximization of social welfare. ठीक है,
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज बेसिकली द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, या जो भी वो एक्टिविटीज अपनी मैनेज करते हैं उनका सेंट्रल पॉइंट क्या होता है? अपना प्रॉफिट को मैक्सिमम करना। उनका कहीं से भी ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर को मैक्सिमम करना नहीं होता है। वेयर एज गवर्नमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। प्राइवेट सेक्टर तो कभी कभी आप ये भी देखते हो कि उनकी वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, पोल्यूशन बढ़ता है। इसका मतलब क्या है? देयर एक्टिविटी लीड्स टू द लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर। तो इसलिए उसको कम करने के लिए, पोल्यूशन को कम करने के लिए जो मेजर्स लिए जाते हैं वो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस किसमें जाता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर में। तो सरकार ये करती है कि बजट में एलोकेशन इस तरह से करती है कि ताकि सोशल वेलफेयर भी मैक्सिमम हो सके, सोशल वेलफेयर भी आपका बढ़ सके। ठीक है, इसका मतलब ये है कि दोनों ही चीजों के बीच में एक बैलेंस बना रहे। दोनों चीजें कौन? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो और साथ ही साथ सोशल वेलफेयर भी मैक्सिमाइज हो, इसका सरकार प्रयास करती है। ठीक है, और ऐसे में वो ऐसी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं जिससे वेलफेयर ऑफ नेशन बढ़ सके, न कि प्रॉफिट ही केवल बढ़ता है। साथ ही साथ जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन प्राइवेट सेक्टर के द्वारा हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए तमाम मेजर्स यूज करती है गवर्नमेंट, और जो पोल्यूशन उनके प्रोडक्शन के द्वारा होता है इसको भी वो दूर करने का प्रयास करते हैं। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज रिलेटेड विथ व्हाट? बैलेंस बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड maximization of social welfare. Profit maximization is the objective of private sector, social welfare maximization objective of government sector. इसलिए वो फंड एलोकेट करती है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं, उनका सोशल वेलफेयर को ज्यादा ध्यान में नहीं रखते हैं, या उनकी वजह से सोशल वेलफेयर लॉस होता है। तो सरकार बजट के थ्रू फंड एलोकेट करती है, रिसोर्सेज एलोकेट करती है ताकि हम सोशल वेलफेयर को भी मेंटेन रख सके। दोनों के बीच में क्या बना रहे? एक बैलेंस बना रहे। ओके, दैट वाज द सेकंड ऑब्जेक्टिव। नाउ मूव टुवर्ड्स व्हाट? द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है बजट का? थर्ड ऑब्जेक्टिव इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन। दोबारा से हम जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम चेंज कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? आप जानते हैं कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम लीड्स टू द लॉस ऑफ वेलफेयर। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हो गया कि गरीब ज्यादा है, अमीर की संख्या कम है, या जीडीपी का ज्यादातर हिस्सा, जो नेशनल रिसोर्सेज हैं उनका ज्यादातर हिस्सा किसके पास है? अमीरों के पास है, गरीबों के पास कम हिस्सा है। तो ये क्या है कि गरीब और अमीर के बीच की खाई बड़ी चौड़ी है। देयर आर टू क्लास, एक रिचर क्लास, एक पुअर क्लास है। तो इन दोनों के बीच में जो बड़ी चौड़ी लंबी खाई है उसे हम कम कर सकें, उसे रिड्यूस कर सकें, इसका भी प्रोविजन बजट के थ्रू किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन रिच एंड पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो इसके लिए वो क्या यूज करती है? टैक्सेशन पॉलिसी एंड ट्रांसफर पेमेंट पॉलिसी। इसके लिए वो क्या यूज करती है? टैक्सेशन पॉलिसी एंड ट्रांसफर पेमेंट पॉलिसी। तो टैक्सेशन पॉलिसी और ट्रांसफर पेमेंट पॉलिसी को यूज करती है गवर्नमेंट टू रीडिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ एंड इनकम। टैक्सेशन पॉलिसी क्या करती है? जो रिच हैं, जो अमीर हैं, उनके ऊपर क्या लगाती है? टैक्स इंपोज करती है। इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, हैवी टैक्स लगाती है। और जो टैक्स कलेक्शन होता है उसको क्या करती है? पुअर सेक्शन को ट्रांसफर पेमेंट के रूप में वापस करती है। ट्रांसफर पेमेंट कभी कभी डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम आप जानते हैं कि उनके खाते में डायरेक्ट पैसा भी भिजवा दिया जाता है जो पुअर सेक्शन सोसाइटी है, और उनको सब्सिडी भी दी जाती है, तमाम तरह की
सब्सिडी दी जाती है और ट्रांसपोर्टमेंट के थ्रू उनको पैसे अवेलेबल कराए जाते हैं। बीपीएल क्लास, जिनको पुअर क्लास बोल रहे हैं, बीपीएल क्लास है। बीपीएल क्लास को बजट के थ्रू फूड ग्रेन्स भी अवेलेबल कराए जाते हैं। बजट में ये प्रोविजन किया जाता है कि पुअर क्लास ऑफ सोसाइटी को, जो बिलो पॉवर्टी लाइन क्लास है, उनको फूड ग्रेन्स अवेलेबल कराएंगे एट लो प्राइस। तो वो जो टैक्स कलेक्शन होता है रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से, उस पैसे को वो क्या करते हैं, पुअर सेक्शन के ऊपर खर्च करते हैं, जिससे पुअर सेक्शन का भी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या हो सके, बेहतर हो सके, उनका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो रिड्यूस हो सके। ठीक है, कम पैसे में उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो और बेहतर हो सके, ऐसा प्रोविजन गवर्नमेंट करती है बजट के थ्रू अंडर द रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। होपफुली ये चीज समझ में आ गया होगा। इस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, विद दिस गवर्नमेंट क्या इंश्योर करती है, सोशल जस्टिस। गवर्नमेंट इसके थ्रू सोशल जस्टिस को इंश्योर करती है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है। ठीक है, केवल गरीब हैं इसलिए हमें बहुत सारी चीजें अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। देयर इज अ रोल ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड ऑल दोज बेसिक नीड्स टू द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और गवर्नमेंट ऐसा बजट के थ्रू करती है। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव नंबर 4, चौथा जो ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज इट? स्टूडेंट्स एक और चीज ध्यान में रखिएगा, आप नोट्स आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को, उसके बाद नोट्स जो हम बोल रहे हैं उसे नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, द फोर्थ वन इज व्हाट, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ का मतलब क्या है कि भारत एक बड़ा देश है, इसमें कई सारे स्टेट्स हैं और सभी स्टेट्स का तो डेवलपमेंट स्टेटस है वो सेम नहीं है। कुछ स्टेट ज्यादा डेवलप है, कुछ स्टेट बहुत ही लो डेवलपमेंट स्टेटस में रह रहे हैं। ठीक है, और नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो जो इंडिया का टेरिटोरियल जो बॉर्डर आपका है, जो कोस्टल, आप इधर ले लीजिए, इधर जो आपका है, ये जो कोस्टल एरिया रहा है, कोस्टल एरिया का मतलब ये है कि जहां से शिपमेंट होता है एक देश से दूसरे देश को, जहाज वहां पे लोड होता है, अनलोड होता है, तो वो सारे एरियाज आपके डेवलप अपने आप हो गए क्योंकि वो ट्रेडिंग सेंटर्स की तरह से थे। लेकिन जो बीच में जो स्टेट्स हैं या जो इधर आप 7 सिस्टर्स इसको हम कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, वो सारे इलाके, बिहार ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, ये सब ऐसे इलाके थे जिनका डेवलपमेंट उतना ज्यादा नहीं हो पाया। ये एक नेचुरल ट्रेड सेंटर्स नहीं थे। ठीक है, और इसी वजह से इनका डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है, बजट के थ्रू इन एरियाज का भी डेवलपमेंट करती है, जिसको हम बैलेंस रीजनल ग्रोथ करते हैं। कैसे वो करती है, तो बैकवर्ड रीजन के लिए वो स्पेशल पॉलिसीज लेकर के आती है। कैसे, तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको टैक्स रिबेट्स मिल सकता है, टैक्स रिबेट्स, या उसकी जगह हम दूसरा वर्ड यूज करें, लिबरल टैक्स लॉ, लिबरल टैक्स लॉ फॉर द बैकवर्ड रीजन। ठीक है, तो अगर आप प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं और आप अपनी फैक्ट्री लोकेट करना चाहते हैं, अपना प्लांट लगाना चाहते हैं, तो अगर आप बैकवर्ड रीजन में अपना प्लांट लगाते हैं तो आपको लिबरल टैक्स लॉ गवर्नमेंट अवेलेबल कराती है ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वहां पे अट्रैक्ट हो सके। एक दूसरी जो चीज है वो ये भी है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स गवर्नमेंट बनाती है, एक एरिया को वेल डेवलप्ड करती है, वेल इक्विप्ड करती है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो बेहतर स्थिति में वहां पे अवेलेबल होते हैं, और इसके बेसिस पर प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट किया जाता है कि आप आइए, यहाँ पे सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं, जिसको हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बोलते हैं। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाया जाता है बैकवर्ड रीजन में, जिससे बैकवर्ड रीजन का भी डेवलपमेंट हो सके।
तो बैकवर्ड रीजन का डेवलपमेंट दो तरह से कर रहे हैं, लिबरल टैक्स लॉ बना करके ऐसे रीजन के लिए, और दूसरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स स्टैब्लिश करके अब इस जो बैकवर्ड रीजन्स हैं उनका डेवलपमेंट गवर्नमेंट करती है, ठीक है। और इसका प्रोविजन भी कैसे किसके थ्रू होता है, बजट के थ्रू, गवर्नमेंट बजट के थ्रू ही इनका भी प्रोविजन सरकार करती है। होपफुली आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। पांचवा जो ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का वो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सरकार का ये भी दायित्व है, गवर्नमेंट का ये भी दायित्व है कि रोजगार को बढ़ाया जा सके, रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। तो गवर्नमेंट बजट बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखती है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा से ज्यादा क्रिएट हो सके। तो यू कैन से दैट इट इज द बेसिक एम ऑफ द गवर्नमेंट बजट टू इंश्योर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट की जाती है गवर्नमेंट बजट के थ्रू, तो ये एक तरह से होता है इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इंटरप्राइजेस, जो सरकारी कंपनियां हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करके डायरेक्ट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चलाने के लिए लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है। और एक और चीज है कि बजटरी प्रोविजन के थ्रू ऐसे स्कीम्स, ऐसे एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स लाई जाती हैं जिससे पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है या जिनको जरूरत है उनको रोजगार मिल सके। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम यूज करना चाहेंगे मनरेगा को, मनरेगा जिसको हम कहते हैं मनरेगा, स्पेशली जो रूरल एरियाज हैं, रूरल एरियाज के लिए बेसिकली स्कीम लाई गई थी। और ये स्कीम क्या है, पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें। ये तो एक एग्जाम्पल है गवर्नमेंट का। देयर आर मेनी अदर्स आल्सो एग्जाम्पल ऑफ पॉलिसीज विच एक्चुअली क्रिएट्स व्हाट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। मेक इन इंडिया का एग्जाम्पल ले लीजिए आप। मेक इन इंडिया क्या है, अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया। अगर वो इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में आकर के तो इंडिया में क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगा, क्योंकि आएंगे यहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे, प्लांट लगाएंगे, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा एनी हाउ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ा रहा है। ये सारा प्रोविजन भी किसके थ्रू किया जाता है, गवर्नमेंट बजट के थ्रू। ये भी गवर्नमेंट बजट का ही एक ऑब्जेक्टिव है। होपफुली ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नंबर 6 जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। Economic stability is also the objective of government budget. What is economic stability? तो एक चीज आपको ध्यान में होना चाहिए, अगर मार्केट फ्री है, मार्केट फ्री का मतलब जो मार्केट फोर्सेज है, डिमांड और सप्लाई, इस पर किसी का भी कोई भी नियंत्रण नहीं है, उसको फ्री छोड़ दिया जाए, तो दे आर बाउंड टू क्रिएट बिजनेस साइकिल इन द इकोनॉमी। बिजनेस साइकिल इन द सेंस कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन इकोनॉमी में पैदा होती है। इन्फ्लेशन का मतलब जब कीमतें लगातार बढ़ती हैं, डिफ्लेशन का मतलब कीमतें जब लगातार कम होती हैं। जब कीमतें लगातार बढ़ती हैं तो जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर पीपल है, जो गरीब है, उसका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उनको दो वक्त की रोटी भी मुश्किल हो जाती है। इसलिए ये सिचुएशन काफी खराब है कि अगर इन्फ्लेशन होने लगे इकोनॉमी में। डिफ्लेशन में क्या होता है, जो इंटरप्राइजेस हैं वो उनका प्राइसेस कम होने की वजह से उनका रेवेन्यू कम हो जाता है। रेवेन्यू कम होने की वजह से जो एम्प्लॉयज को जो उनको वेज पेमेंट है, उनका जो वेज बिल है वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग को काम से हाथ धोना पड़ता है, काम से निकाल देना पड़ता है। तो डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन ये दोनों ही सिचुएशन इकोनॉमी के लिए बेहतर स्थिति नहीं है। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है, बजट के थ्रू रिएक्ट करती है और ऐसे मेजर्स यूज करती है जिससे क्या हो, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन दोनों को क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, दोनों को कम से कम किया जा सके, ऐसा प्रयास करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी का मतलब नाइदर इन्फ्लेशन नॉर डिफ्लेशन, न तो इन्फ्लेशन होना चाहिए न तो डिफ्लेशन होना चाहिए। एक
स्मूथ गति से, स्मूथ वे पर इकोनॉमी बढ़नी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जो इन्वेस्टमेंट है वो अपने आप अट्रैक्ट होता है, ज़्यादा फ्लैक्चुएशंस न होने की वजह से इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट्स अपने आप अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और इस तरह से ग्रोथ और डेवलपमेंट इकोनॉमी का अपने आप आसानी से होने लगता है। तो गवर्नमेंट बजट के थ्रू ऐसा प्रोविजन करती है कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों को कंट्रोल किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, जिसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। होपफुली ये समझ में आ गया होगा। तो दीज आर द 6 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट। क्या क्या था? पहला हम लोगों ने डिस्कस किया जीडीपी ग्रोथ, दूसरा डिस्कस किया अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तीसरा डिस्कस किया रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, चौथा डिस्कस किया बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, पांचवा डिस्कस किया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। These are the 6 objectives which a budget has, a government budget has, या गवर्नमेंट बजट बनाते समय इन सबको ध्यान में रखती है, ठीक है। केवल प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स ही, जिसको हम लोगों ने स्टार्ट किया था लेक्चर, तो यहीं से शुरू किया था कि बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, द प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, जो कि मार्केट फेल कर जाता है, मार्केट उसे प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, तो उन चीजों को सरकार को देना होता है और सरकार उनका प्रोविजन बजट के थ्रू करती है। दैट वाज द वन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, बट देयर आर मेनी अदर्स, जिसको हम लोगों ने 6 कैटेगरी में डिवाइड करके डिस्कस किया है, ठीक है। सो होपफुली आपको मीनिंग और ऑब्जेक्टिव दोनों ही क्लियर हो गया होगा। सो दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ द लेक्चर गवर्नमेंट बजट एंड द इंडियन इकोनॉमी। Thank you. If you have any doubts, related topic discussed in this lecture, you can comment. I will reply as soon as possible. Thank you, students.